हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशंस। और इन सेशंस में हम लोग 2019 से 2025 के हर चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी इन सेशन को फॉलो कर रहा है उसको पता है कि क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को भी लगभग सारा ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ डेरिवेशन छोड़ के। और डेरिवेशन बता रखा है मैंने तुम्हें, प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपडेट हो चुकी डेरिवेशन की, तो वहां से कर लेना। तो चैप्टर 3 चल रहा था हम लोगों का। और हमने एटलीस्ट कितने क्वेश्चन किए थे? ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 40, हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। और टोटल जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में अप्रॉक्स 150 क्वेश्चंस हैं। हर सेट के, हर रीजन के क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने इसमें। तो एटलीस्ट 150 के अप्रॉक्स क्वेश्चन बन जाएंगे चैप्टर नंबर 3 से। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे अब, क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह में पिछले 2-3 जो सेशन है इस चैप्टर के मैं उसमें बता चुका। केसीएल, केवीएल, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट तो हम लोग सब समझ चुके हैं, लगभग सारे हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको फास्ट वे में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। जो भी हमारे कंफर्ट जोन के क्वेश्चन है, कंफर्ट जोन के क्वेश्चन मतलब जो मतलब ऑब्वियस है, मतलब ये तो हो ही जाएंगे, तो उनको थोड़ा फास्ट में करेंगे हम लोग। और बाकी जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है अभी सेशन में उसको स्किप करेंगे, उनको सबको करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलो आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन। याद है ना क्वेश्चन का पहला रूल? जो भी क्या बोलते हैं चैप्टर 1 के पहले सेशन से फॉलो कर रहा होगा इस सीरीज को, उसे क्वेश्चन का रूल बता रखे हैं मैंने करने के। तो जरा अप्लाई करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। और अगर नहीं सॉल्व होता तो आ जाओ फिर इधर। ठीक है, देखते हैं जरा, फटाफट से देखते चलते हैं। यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हैज रेजिस्टेंस आर। द वायर इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 20%। उसने बोला है हमसे, एक वायर है, उसकी कुछ लेंथ है, मान लिया एल। इस वायर को हमने स्ट्रेच करा, तो इसको स्ट्रेच करने से क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और एरिया कम हो जाएगा, उतना हो जाएगा ना वायर। लेंथ बढ़ करके कितना हो गई? उसने बोला लेंथ इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, यानी कि लेंथ हो जाएगी हमारी 1.25 एल, यही हो जाएगा। ठीक है भाई, टोटल चीज कोई भी क्या होती है? 100%। उसने बोला है कि जो भी तुम्हारी लेंथ है उसका 25% इंक्रीज कर दो। तो ऐसे देख लो, L2, इसको बोल दो L1 और इस लेंथ को बोल दो L2। ठीक है, तो L2 कितना है? L1 में ऐड कर दो 25% ऑफ L। ये तो बोला है उसने भाई, स्टार्टिंग में लेंथ L1 थी और उसमें हमने क्या ऐड किया? 25%। किसका 25%? L1 का। तो L1 यानी कि L प्लस 25% ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई एल, और सॉर्ट करोगे आ जाएगा 1.25 एल। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो उसने बोला है कि वायर के रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा उसको परसेंटेज में बताओ। मान लिया वायर का स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस है R1, बाद में रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, छोटी सी बात ध्यान रखना, जब भी कोई चीज को हम स्ट्रेच करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका इनिशियल वॉल्यूम और उसका फाइनल वॉल्यूम हमेशा होगा इक्वल। जब तक मटेरियल सेम है तब तक वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम होगा इक्वल। हमने कुछ किया थोड़ी, हमने बस वायर को पकड़ के खींच दिया। ठीक है, तो जो उसका मटेरियल था वो तो उतना ही रहेगा ना। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, चैप्टर 1 और 2 में भी किए थे हमने ऐसे क्वेश्चंस, जहां पे लिक्विड ड्रॉप्स को कंबाइन किया था या एक बड़ी सी ड्रॉप को हमने ब्रेक किया था। तो ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम सेम रहेगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, और इधर भी एरिया इंटू लेंथ। एरिया के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L2 अपॉन में L1। अब L2 कितना है? 1.25 L, और L1 कितना है? वो तो L है ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1.25। ठीक है, अभी उसने पूछा है कि बाद वाला रेजिस्टेंस बताओ। तो R2 अपॉन R1, मैं इनका रेशो निकाल रहा हूं। ठीक है, रो एल बाई ए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वायर को स्ट्रेच करने का या वायर को कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो ये स्टेप्स ध्यान रखना है। ठीक है, पहले वॉल्यूम इक्वल करोगे, सेकंड स्टेप में रेजिस्टेंस का रेशो निकाल दो, फिर जो पूछे उसने आ जाएगा आंसर। तो रेजिस्टिविटी तो कैंसिल, ये घूम के ऊपर आ जाएगा, L1 अपॉन A1 इनवर्स होके क्या बन जाएगा? A1 अपॉन में L1। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो सबकी।
R2/R, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस R गिवन था, L2 कितना है 1.25 है, L1 कितना है वो तो L ही है, A1 और A2 का रेशियो तो हम निकाल चुके हैं ऊपर, A1/A2 कितना है 1.25, तो इसको लिख दो सिंपल 1.25। भाई ये तो निकाल चुके हो ना A1/A2, ये रहा ऊपर, ठीक है, ये निकाल चुके हैं हम लोग 1.25, तो लिख दो इसको, सॉल्व कर लो, कैंसिल, 1.25 इंटू 1.25 देख लेना जो भी आ जाएगा ये, तो R2 इक्वल्स टू 1.25 का स्क्वायर इंटू में R, ठीक है, या एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है, मैं साइड में छोटी सी ट्रिक भी बता दूं इसकी, बट यार वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मत करना, लिखने वाले क्वेश्चन में मत करना, प्रोसेस इसका पूरा ध्यान रखना, बाय चांस क्या कई बार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, अब इतना लंबा थोड़ी प्रोसेस करेंगे हम लोग, तो एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, बाद का जो रेजिस्टेंस होगा हमेशा एन स्क्वायर टाइम्स होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के, अब ये एन क्या है, एन का मतलब वायर को तुमने कितना स्ट्रेच करा, ठीक है, मतलब स्ट्रेच होने के बाद वो बाद में कितना हो चुका है इनिशियल के कंपैरिजन में, यहाँ देखना ध्यान से, मैं अगर तुमसे पूछूं इसकी जो लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के कंपैरिजन में कितना है, तो तुम बोलोगे इनिशियल लेंथ इसकी एल, तो अब इसकी लेंथ कितना हो गई 1.25 टाइम्स, कितने टाइम्स हो गई, तो एन की वैल्यू कितना हो जाएगी 1.25, ठीक है, बाद वाली लेंथ स्टार्टिंग वाली लेंथ के कितना गुना बढ़ चुकी है, तो उसको बोलेंगे हम लोग एन, ठीक है, तो देख भी सकते हो यहाँ पे एन स्क्वायर यानी 1.25 का स्क्वायर आ रहा है सीधा, बट प्रोसेस ध्यान रखना, यानी कि ट्रिक याद करके चले गए तो तब फंस जाओगे, ठीक है, अब उसने पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये तो एकदम ऑब्वियस सी चीज है, परसेंटेज पूछी है, किसकी पूछी है चेंज इन रेजिस्टेंस की, तो पहले चेंज इन रेजिस्टेंस निकालो और इसको कन्वर्ट कर दो परसेंटेज में, तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस हो गया, परसेंटेज कैसे निकालते हो, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, अब वैल्यू वगैरह कर देना सारी, सॉल्व वॉल्व करके तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, लो मैं लिख देता हूँ 1.25 का स्क्वायर इंटू आर माइनस R1 की वैल्यू आर, R1 की वैल्यू आर, आर 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 कैंसिल, ठीक है, ये बचेगा 1.25 का स्क्वायर, माइनस वन मत भूल जाना यहाँ पे, इंटू में 100, ठीक है, ऊपर से आर कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस वन बचेगा ना यहाँ पे, तो ऊपर से आर कॉमन लिया और नीचे वाले आर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वन बचेगा, अब इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा आंसर, ठीक है, चलो तरीका समझ आया ना? मैं एक बार इसको समराइज कर दूं, वायर को स्ट्रेच करूं चाहे कॉन्ट्रैक्ट करूं उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, तो पहले स्टेप वॉल्यूम सेम, दूसरा स्टेप रेजिस्टेंस का रेशो, और तीसरा तो फिर आंसर है हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज निकालना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, बाई चांस एमसीक्यू में क्वेश्चन में चाहिए, एमसीक्यू के लिए क्या करोगे, सिंपल ये ध्यान रखेंगे, बाद वाला जो रेजिस्टेंस है एन स्क्वायर टाइम्स होगा R1 के, एन क्या है कितने टाइम्स लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है, बस इतनी चीजें ध्यान रखना, इनको नोट डाउन कर लेना, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आ जाओ सर, इसको पढ़ो और इसको ट्राई करो, और मुझे 1 मिनट का टाइम दो, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्या ट्राई इसको, चलो देखो, बोला गया ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आर इतना, और ये इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ ये, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विल बी, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन एकदम, लास्ट क्लास में तुम्हें बता रखा है ये, लास्ट सेशन में काफी अच्छे से एकदम, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के हमने क्वेश्चंस किए थे, तो उसने बोला है कि एक सेल है और उसमें उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, पहले इसी को लिख लेते हैं, ईएमएफ है 3 वोल्ट, क्वेश्चन को बहुत सुकून से करना, जल्दबाजी करोगे तो काफी हाई चांसेस है कि क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाए, ठीक है, जितना सुकून से करोगे उतना बेटर है, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू स्पीड, जल्दी करके करोगे पे क्या अगर वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आराम से करके हम सही करेंगे, रादर देन कि बहुत जल्दबाजी में करके उसको गलत कर दें, तो इस बात का ध्यान रहे सबको, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, ठीक है, तो ईएमएफ है उसका 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है टू 0.25 0.2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5.8, और उसने सेल के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, ये वोल्टेज उसने हमसे पूछा है, ठीक है, चलो सीधा फॉर्मूला इसका, तो पहले करंट निकाल दें,
इस पूरे सर्किट में करंट देखो कितना होगा, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। देखो, वी कितना लिखूं, 3, और आर कितना लिखूं, 6। ये कैसे कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, आर तो आपने यहाँ पे 5.8 ओम लिखा है, ठीक है, फिर नीचे 6 क्यों लिख दिया। तो ओम्स लॉ लगाते टाइम या कोई भी फॉर्मूला लगाते हुए तुम्हें ये तो पता हो कि तुम अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तभी बोलता हूँ फिजिक्स में चीजों को रटना नहीं है। एक बच्चा है जो रट के जाएगा, वो क्या करेगा, ओम्स लॉ भाई ये होता है और कैपिटल आर की वैल्यू कितना लिखेंगे, 5.8, क्योंकि यहाँ पे लिखी है, ठीक है। भाई ये तो देख लो ओम्स लॉ अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं, मैं ओम्स लॉ इस पूरे सर्किट में अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ पूरे सर्किट में अप्लाई, क्योंकि करंट भी मुझे पूरे सर्किट का चाहिए, ठीक है। अगर मुझे इस पूरे सर्किट का करंट निकालना है, वोल्टेज भी इस पूरे सर्किट के चाहिए और रेजिस्टेंस भी इस पूरे सर्किट का चाहिए, ठीक। तो वोल्टेज कितना है इस पूरे सर्किट में, वोल्टेज है ये 3 वोल्ट। बात समझ आ रही है, क्योंकि मैं इस सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, तो वोल्टेज हमने कितना लिए, 3 वोल्ट। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 5.8 प्लस 0.2 यानी कि 6 ओम। ये मत कर देना कि वोल्टेज तो उसने पूछा था और आपने 3 कैसे पुट कर दिया। तो कंडीशन के साथ थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना कि फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे करना है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी जाएगी, ठीक है। चलो, करंट कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। दूसरी चीज, इसमें तुम किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो। अगर तुम ये ओम्स लॉ वगैरह के झंझट से बचना चाहते हो, तुम किरचॉफ लॉ लगा लो बेशक, ठीक है। लगा लो, जब ऐसे सर्किट में घुमाओ उसको, तो प्लस का 3 वोल्ट है, करंट के साथ चले माइनस का 5.8 इंटू करंट, फिर करंट के साथ चले माइनस का 0.2 इंटू करंट इक्वल्स टू 0। यही होता है ना किरचॉफ लॉ। सॉल्व कर लेना, यहाँ से भी करंट कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर, ठीक है। जिसको भी कंफ्यूजन हो रही है ये सिंबल्स में कि यहाँ पे वोल्टेज तो पूछा है आपने 3 रख दिया, रेजिस्टेंस 5.8 था तो यहाँ पे 6 क्यों रख दिया, जिसको भी ये कंफ्यूजन हो रही है, तो हालांकि मैं लॉजिक बता चुका हूं, क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं ये मैटर करता है, उसके हिसाब से वैल्यू लिखी जाएगी। तो ये सिंबल कभी फिक्स नहीं होते कि वी का मतलब हमेशा यही होगा, ईएमएफ मतलब हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स नहीं होता इस तरीके से। जिसको भी कंफ्यूजन है, ये साइड में लिखा है, किरचॉफ लॉ लगाओ और सिंपल करंट आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के एट द एंड हमें करंट चाहिए पहले, कैसे भी करके। तो एक बार हमें करंट मिल जाए, उसके बाद हमारी कहानी आसान है, ठीक है। कैसे आसान है देख लो, अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ईएमएफ कितना है, 3, वोल्टेज पूछे हैं, करंट हम निकाल चुके, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 टू 10, 0.1, यही आएगा। 5 टू 10, दो डेसिमल 0.1, ये आ जाएगा 2.9 वोल्ट, ये आ गया, ठीक है। एक और तरीका सुनो, अब ये मत करना कि एक तरीके से समझ आ गया तो दूसरा तरीका क्यों सुनो, वो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से बन जाए। मतलब अप्रोच हमेशा हर तरीके से हमें क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करेंगे इस चैप्टर में तो एटलीस्ट, क्योंकि नहीं भरोसा सीबीएसई का कि कौन सा सर्किट उठा करके तुम्हें दे दे। तो तुम्हें क्वेश्चन हर तरीके से करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो सिंपल फॉर्मूला बेस कर देंगे, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। एक सिंपल, दूसरा एक और तरीका दिख रहा है मुझे, वो क्या देखो, मुझे क्या नजर आया यहाँ पे, उसने पूछा है सेल के अक्रॉस वोल्टेज, इन दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होंगे और इधर से अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो बात बराबर होगी। भाई अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं, ठीक है, यानी सेल के अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाला और इन्हीं दोनों पॉइंट से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, मैं इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज निकालता हूं, तो बात तो सेम ही होगी। बात समझ आ गई ना, इन दोनों पॉइंट से कौन कनेक्ट है, ये सेल, ठीक है, और इन्हीं दोनों पॉइंट से कौन कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस। तो इनके वोल्टेज तो सेम होंगे क्योंकि सेम दो पॉइंट से कनेक्टेड है ये। तो अगर मुझसे इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज पूछा जाए, तो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैसे निकालोगे, सिंपल, V इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है तुम निकाल चुके, 0.5, आर कितना है 5.8, सॉल्व करोगे ये भी कितना आ जाएगा, 2.9 वोल्ट। क्लियर ये, ठीक है। चलो अभी और आगे क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि बेसिक क्वेश्चन था, क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं क्लियर तो मुझे बता देना, ठीक है। आगे बढ़े, पढ़ो जरा इसको, पढ़ो, वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, चलो करो इसको। Two identical cells, each of EMF E, resistance R, are connected in series with a resistance of 8 ohm. A current of 1.5 ampere flows in the circuit, and when these cells are connected in, पहले सीरीज का कर लेते हैं। उसने बोला है कि दो सेल्स है, दोनों का EMF है E और दोनों का रेजिस्टेंस है R और इनको हमने कनेक्ट किया सीरीज में। पहले तो सर्किट डायग्राम बनाना मस्ट है, क्योंकि जैसे ही सर्किट डायग्राम बनेगा आधी चीजें तो तुम्हें वहीं से नजर आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है उसने सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में, ये सब बोला है उसने। दो सेल है सीरीज में, एक रेजिस्टेंस है, उसमें करंट कितना है 1.5। व्हेन दीस सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब क्या किया हमने, इन दोनों सेल को किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में। चलो कर देते हैं दोनों को पैरेलल में कनेक्ट। ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और वापस से सब कुछ सेम, ये 8 ओम का है और इसमें करंट कितना है आपकी बार, दे सेंड 1 एम्पियर करंट थ्रू द सेम रेजिस्टर। अब की बार करंट है 1 एम्पियर। कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। सिंपल क्वेश्चन एकदम, सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में और पैरेलल में तुम्हें बता रखा है मैंने कैसे। दो सेल अगर सीरीज में कनेक्ट है तो उनका ईएमएफ सीधा सीधा हो जाएगा ऐड, तो ये कितना बन जाएगा 2E, उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा ऐड, कितना बन जाएगा ये 2R। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो सर्किट है इसको हम मॉडिफाई करके बना सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया। सेकंड वाले सर्किट पे आ जाओ। दो सेल जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है उनका इनवर्स करके है, आर डैश मान लो 1/R 1/R, 2/R 2/R को उल्टा कर देना R/2। ठीक है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो पता चल गया मुझे, कंबाइन करके कितना आएगा R/2। अच्छा, इनका ईएमएफ कितना होगा, तो ईएमएफ के लिए फॉर्मूला याद है तुम्हें, E1/R इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट कर लो यार इसको, डैश में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, वन और डैश में। ठीक है, मैं इसको R इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें, E1/R1 E2 में R2, ये तो बताया था फॉर्मूला, करते जरा इसको अप्लाई। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ये भी करते हैं, E1/R2 E2/R1 अपॉन में R1 प्लस R2, बिल्कुल कर सकते हो बट कंडीशन ध्यान रखना। ठीक है, करने को फिजिक्स में कुछ भी कर रहा हो बट तुम्हें पता होना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक, ये नहीं कि रट लिया उसको हम लोगों ने। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एप्लीकेबल है दो सेल जब वो पैरेलल में कनेक्ट हो। तीन से आ जाए तो क्या करोगे, तब तो खत्म ये फॉर्मूला। तब क्या करोगे, तब ये इसी फॉर्मूले पे वापस आना पड़ेगा। अब इसमें E3/R3 कर दो। जब तुम्हें पता है कि इसी फॉर्मूले पे तुम्हें वापस आना है तो तुम इसको अलग से क्यों याद कर रहे हो। जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो ना, ये वाला, दो सेल हो, तीन सेल हो, 50 सेल हो, करोड़ सेल हो, हम यही फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे पैरेलल के। तो ऐसे दो दो अलग अलग चीजें याद मत करना। जिसने कर रखी है अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कर सकते हो। अब आ जाओ, दो सेल जब पैरेलल में कनेक्ट हो तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, R/2, ये E/R, ये E/R, E/R, E/R कितना हो गया 2E/R। ठीक है, ये मत कर देना 2E/2R, ये महानता मत दिखा देना कि E और E 2 हो गया और ये 2 हो गया। बेसिक चीज है बट स्टिल ये गलती हो जाती है छोटी मोटी, ध्यान रखना इनका। ठीक है, R/2 घूम के इधर आएगा, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ईएमएफ कितना रहेगा, E रहेगा। ठीक है, चलो इसका ईएमएफ हमारा E रहेगा और रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ। बना देते हैं सर्किट को, 8 ओम 1 एम्पियर, ईएमएफ E रहेगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ। यहाँ तक क्लियर, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे का तुम लोग बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें ओम्स लॉ लगाओ, इसमें ओम्स लॉ लगाओ, काम खत्म। या इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, इसमें किरचॉफ लॉ लगाओ, दो इक्वेशन बनेंगी, काम खत्म इनका। ठीक है, मैं इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्व कर लेना। तो वोल्टेज कितना है, अब सुनना, मैं ओम्स लॉ पूरे सर्किट में लगा रहा हूँ, इस पूरे सर्किट में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट में वोल्टेज कितना दिखे, 2E। करंट कितना है इसका 1.5, रेजिस्टेंस कितना है इसका 8 प्लस 2R, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे सर्किट पे आ जाओ, इसका वोल्टेज कितना है V इक्वल्स टू I, R, R कितना है 8 प्लस R/2, करंट तो बने ना इसका, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल है, बहुत प्यार से सॉल्व कर सकते हो। और इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसका 9 वोल्ट और 2 ओम। ईएमएफ है इसका 9 वोल्ट
और रेजिस्टेंस आएगा इसका 2। ठीक है, आंसर निकालना, डन करना और मुझे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बढ़े। बिल्कुल बढ़ो। 3 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, फ्री के 3 नंबर इसमें। लास्ट सेशन में समझा रखा है तुम्हें। डिफाइन द टर्म टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, तो तुम कर लोगे, हालांकि मैंने बता रखा है। एल्फा इक्वल्स टू 1/डेल्टा टी इंटू डेल्टा रो अपॉन में रो नॉट, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला लिखाया था। ठीक है, डेफिनेशन कहीं पर भी बनानी हो, फॉर्मूले को इंग्लिश में लिख दो, उसी को बोलते हैं डेफिनेशन। कैसे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। बात समझ आई? फिर से सुनो क्या बोला। एल्फा जो है वो डेल्टा रो के इक्वल है, यानी चेंज इन रेजिस्टिविटी के इक्वल है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, या पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन को लिख देना। ऐसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन को लिख देना। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मेन काम की चीज पे आओ। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन को हम यूज क्यों करते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। आ जाओ जरा। पहली चीज, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, यानी जो घरों में हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? हीट प्रोड्यूस करना। यही होता है एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम हीट प्रोड्यूस करने का। कहाँ पे हमें घरों में जरूरत है हीट प्रोड्यूस करने की? प्रेस में, इलेक्ट्रिक आयरन में। यही तो होता है उसके अंदर, एकदम से हीट बन जाती है बिजली देते ही प्रेस के अंदर। तो उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अब वो रेजिस्टेंस किस मटेरियल से बने होने चाहिए? 3 चॉइस है मेरे पास। क्या क्या? मेटल, सेमीकंडक्टर और एलॉय। ठीक है, मेरे पास 3 चॉइस है। मेटल, सेमीकंडक्टर और एलॉय। ये लो। ठीक है, अब सुनो। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मेटल के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर का कम हो जाता है। ठीक है, तो मेटल और सेमीकंडक्टर तो मैं यूज नहीं करने वाला। क्यों? मान लिया अपने घरों में जो आयरन है, हमें उसमें 50 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत है। टेम्परेचर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो जितना हमें जरूरत थी उससे कम ज्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं कोई ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करूंगा कि तुम टेम्परेचर को कितना भी बढ़ा लो कितना भी कम कर लो, उसके रेजिस्टेंस पे रत्ती बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो। वो रेजिस्टेंस, वो हमारा मटेरियल होता है एलॉय। एलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, और स्मॉल भी होगी और पॉजिटिव भी होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं वैसे लास्ट सेशन में। स्टिल मैं शॉर्ट में एक बार जल्दी से बता दूं। एलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बहुत छोटी होगी। अल्फा की वैल्यू छोटी होने से मतलब क्या हुआ? अल्फा की वैल्यू छोटी होने का मतलब कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कम करेगी। अल्फा क्या बताता है? ये देखो ना, अल्फा इसमें टेम्परेचर का फैक्टर आ रहा है। अल्फा हमें ये बताएगा कि किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पर कितना डिपेंड कर रही है। तो अल्फा की वैल्यू तो बहुत छोटी है एलओए के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा इतना ज्यादा। और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा तो चाहे रेजिस्टेंस, चाहे टेम्परेचर को तुम बढ़ाओ चाहे कम करो, इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ आई? अब जरा क्वेश्चन को देखें। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज, इनको हमने इसलिए यूज करा क्योंकि ये एलॉय है। ठीक है, अब आंसर सुनो। एलॉय है तो क्या हुआ, तो लिखोगे इनके लिए अल्फा होता है बहुत छोटा और पॉजिटिव। ठीक है, तो उससे क्या हुआ आगे लिखोगे, अल्फा छोटा होने से इनका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। एक रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन क्या हुआ, एलॉय में रस्टिंग जो होती है वो थोड़ा सा टाइम के बाद लगती है, मतलब एलॉय जल्दी से खराब नहीं होते। अगर मैं बात करूं लोहे की कोई ऐसी मटेरियल की, तो मेटल्स जो होते हैं वो जल्दी से कोरोजन, जल्दी से उनपे जंग वंग लग जाता है मेटल पे। एलॉय पे नहीं लग पाता। तो एलॉय थोड़ा सा बेटर है दोनों सेंस में। ठीक है, पहला क्या, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। दूसरा क्या लिखोगे कि उनपे जो वो एनवायरमेंटल कंडीशन से इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे एलॉय। दोनों पॉइंट समझ आ गए? ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, मैंने इसको समझा दिया। ठीक है, आ जाओ। डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर चुके, शो रेजिस्टिविटी ये तो डेरिवेशन है। डेरिवेशन कहाँ से करोगे? प्लेलिस्ट पढ़िए, वहां से कर लेना चैनल पे।
इसको अभी छोड़ते हैं असर्शन रीजन को। पावर वाले क्वेश्चन अभी स्किप करो। ये भी पावर का क्वेश्चन है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन करंट, डेरिवेशन है रेजिस्टेंस में। इसको ट्राई करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का दिख रहा है मुझे। करते हैं इसको, रुको मैंने इन पे स्किप डाल देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। एक सेकेंड, फिर से स्किप कर, ये हमने स्किप किया, ये वाला हमने स्किप किया। अच्छा ट्राई कर सकते हो, लो मैं जूम कर देता हूँ। जिस जिसको ट्राई करना है ट्राई कर सकते हो। बाकी सारे क्वेश्चंस ना अलग से सेशन में कराऊंगा तो स्किप करा रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने स्किप किया। कर सकते हो जाएगा वैसे ये वाला ट्राई। पावर वावर के फॉर्मूले सबको पता होते हैं। ठीक है, बट क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो इसको बात नहीं कराऊंगा। इस पे आ जाओ जरा, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। एन अमीटर, अब ऊपर वाला तो देखो डेरिवेशन है, ठीक है तो वो तो कर लेना। नीचे इस पे आ जाओ। एन अमीटर टुगेदर विद unknown resistance in series is connected across two identical batteries, each of EMF 1.5 volt, connected in series, connected in parallel. If the current recorded in the two case is इतना, calculate the internal resistance of each battery. Simple question, just अभी अभी हम लोगों ने किया, just अभी अभी एकदम। ठीक है, देखो एक बार लैंग्वेज पढ़ो और कोशिश करो कि लैंग्वेज पढ़ करके इसका तुम सर्किट डायग्राम बना लो। ठीक है, ये जितना अपने से ट्राई करोगे उतना बेटर है। मैं बार बार बोलता हूँ ये हर सेशन पे चीज। सिर्फ ऐसे मत करो कि वीडियो को बस देख रहे हो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, मेरे बताने से पहले तो अपना दिमाग लगाओ कि इसमें क्या हो सकता है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो उसमें जो गिवन है उसको अलग से लिख लो, उसका सर्किट डायग्राम बना लो। कुछ अगर नहीं हो पा रहा एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। चलो देखो, एन एमीटर टुगेदर विद अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज। एक एमीटर था और एक अननोन रेजिस्टेंस था उसके साथ सीरीज में। इज कनेक्टेड अक्रॉस टू आइडेंटिकल बैटरीज, इनको हमने दो बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट, दोनों 1.5 वोल्ट की थी। पहला कनेक्शन है सीरीज में, दूसरा कनेक्शन है पैरेलल। ठीक है, तो पहले तो हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया बैटरी को, और फिर हमने इन बैटरी को कनेक्ट किया पैरेलल में। मेरे ख्याल से कर लोगे तुम लोग, क्योंकि जस्ट बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पीछे करके आ चुके हैं हम लोग। सिर्फ वैल्यूज का थोड़ा सा इधर उधर दे रखा है उसने। ठीक है, ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट, और इसका भी ईएमएफ 1.5 वोल्ट। रेजिस्टेंस तो नहीं पता आर, ईएमएफ 1.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस नहीं पता, रेजिस्टेंस को मान लो स्मॉल आर। ठीक है, इसमें करंट कितना है हाफ एम्पियर, और इसमें करंट कितना है 1/3 एम्पियर। सेम क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है। ठीक है, ये सीरीज में सॉल्व करो, पूरे में ओम्स लॉ लगाना। ये पैरेलल में सॉल्व करो, पूरे में ओम्स लॉ लगाना। दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। मैं इसका आंसर लिख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 48। जरूर जरूर ट्राई कर लेना इसको। ठीक है, ये मत करना कि ये तो अब हमें आ चुका तो क्यों ट्राई करें। रिवीजन जितना करोगे उतना बेटर है। आर की वैल्यू है इसमें 1। ठीक है, आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। स्मॉल आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसमें 1। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। स्टेट किरचॉफ लॉ, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। यूज द कंडीशन को ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। डेरिवेशन प्लेलिस्ट से करोगे, और स्टेटमेंट तो इनके जानते ही हो किरचॉफ लॉ की। ठीक है, use Kirchhoff rule to determine the current flowing through the branch MNTOSP। MNTOSP, MN ऊपर वाली, TO बीच वाली, SP नीचे वाली। सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम तुम्हारे लिए स्वीट केक की तरह क्वेश्चन होना चाहिए। पकड़ो उठाओ खा लो। ठीक है, कर लोगे ना इसको। चलो जरा एक बार ट्राई करो। काफी अच्छे से मैंने किरचॉफ लॉ लगाना बता रखा है। ठीक है, इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं गिवन, हम अपनी तरफ से मान सकते हैं। कहीं भी मान लो, जहां मर्जी आ जाए, इधर मान लो इधर मान लो, जहां मर्जी जो मर्जी, सब घर की खेती होती है यहाँ पे। करंट की डायरेक्शन और जो किरचॉफ लॉ तुम लगा रहे हो उसकी डायरेक्शन बीच में शो करना बहुत जरूरी है, जिधर भी लगा रहे हो। बात समझ आई ना। तो ये सब बता रखे हैं तुम्हें लास्ट सेशन में किरचॉफ लॉ तो बहुत अच्छे से। फटाफट से जरा इक्वेशन बनाओ और मैच करना जो इक्वेशन मेरी बनेगी। ठीक है, देखो बाकी लोग,
मैं इसमें किरचॉफ लॉ लगा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस का 8 आएगा, करंट के साथ होता है तो माइनस का 2i1, और इसमें करंट के साथ है तो माइनस का 4i2, इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, 0। इक्वेशन नंबर 1 बने। नीचे आ जाओ, इस पे आ जाओ, माइनस से बाहर निकले तो माइनस का 4 वोल्ट, और ये करंट के साथ चल रही हो तो करंट भी ऐसे गया i3 ऐसे, और सॉरी हम लोग उल्टा चल रहे हैं ना, एक सेकंड एक सेकंड, ये डायरेक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा, ऐसे चलते हैं। ठीक है, मतलब किधर को भी मूव कर सकते हो, मैंने मार्क गलत बना दिया था। ठीक है, तो मैं ऐसे चल रहा हूँ तो इसलिए मार्क ऐसे बना देना, ऐसे जा रही हो तो बना देना मार्क को इधर को। ठीक, ये सब पता रखा है अच्छे से। आ जाओ, ऐसे चले हम लोग, माइनस के टर्मिनल से बाहर निकले तो माइनस का 4 वोल्ट, करंट के साथ चल रहे हो तो माइनस का 1 इंटू i3। ठीक है, फिर से करंट के साथ चले तो माइनस का 4 इंटू i2, इक्वल्स टू में 0। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन बन गई। तीसरी कैसे बनाओगे, जंक्शन से इस पॉइंट पे बताओ कौन कौन सा करंट एंटर कर रहा है, सिर्फ ये एंटर कर रहा है i2। बाहर कौन निकला, i1 बाहर निकला, और ये बाहर निकला i3। तो एंटर करने वाले करंट i2 इक्वल्स टू बाहर निकलने वाला करंट i1 प्लस i3, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी तुम्हें बता रखा है मैंने। ठीक है, इनको सॉल्व करो और आंसर मैच करो कि तुम्हारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। क्या तरीका बताया था, कोई भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर बाकी दोनों में पुट कर दो। इक्वेशन 3 से i2 की वैल्यू निकाल के मैं बाकी दोनों में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तुम्हारी मर्जी है कौन सी इक्वेशन को सिलेक्ट कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है कौन सी वेरिएबल को सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन 3 में से i2 को सिलेक्ट करा, तुम कुछ भी कर सकते हो, फिर उसकी वैल्यू जो भी है बाकी दोनों जगह पुट कर दो। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसमें। 8 - 2i1 i2 की जगह क्या लिखोगे, i1 प्लस i3, ऐसे लिखोगे। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6i1, ये आ जाएगा 4i3, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बनाए इसको, 4। इसमें पुट कर दो जरा, इसमें करो, माइनस का 4i3 ऐसे रहेगा, माइनस का 4i2 की वैल्यू पुट करो जरा, कितना आएगी, i1 प्लस i3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर ले इसको, बिल्कुल कर लो। माइनस का 5i3 माइनस का 4i1 इक्वल्स टू 0। क्या आप इनको सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे हम। चार्ट दिखाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, सर जी बिल्कुल हो जाएगा। करो फिर सॉल्व। अब क्या बचा यार इसमें, अब तो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है नहीं, i1 i3 अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, 1 करोड़ मेथड पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने, कुछ भी लगा के सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। mn वाली ब्रांच में जो करंट आएगा, mn वाली ब्रांच में जो करंट आएगा वो आएगा 4 एम्पियर। टीओ वाली ब्रांच में जो करंट आएगा वो आएगा 0 एम्पियर। एसपी वाली ब्रांच में जो करंट आएगा वो आएगा 4 एम्पियर। ठीक है, ये लो, सबसे ऊपर वाली में यानी i1 की वैल्यू आएगी 4, तुम्हारा आएगा -4, हो सकता है निगेटिव में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों प्रॉब्लम नहीं, वो इसलिए क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने अपनी तरफ से मानी है, हो सकता है हमने उल्टी मान ली हो तो हमारा आंसर निगेटिव में आ जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वैल्यू बस यही रहनी चाहिए 404, बाकी प्लस माइनस पे आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्किट डायग्राम में शो कर देना डायरेक्शन को तो वो खुद समझ जाएगा। ठीक है, चलो, बढ़िया क्वेश्चन था। तो यार सिंपल लगने चाहिए किरचॉफ लॉ वगैरह। आ जाओ, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड टू बैटरी फोर्स, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन, हटा इसको। चलो, क्या किया जाए क्वेश्चन के साथ, सॉल्व किया जाए इसको या इसको गोली मारती जाए, बोलो। आंसर आ गया ना इसका, बहुत बढ़िया, काफी फास्ट हो तुम लोग। टाइम 4 सेकेंड है, चार्ज 720 मिली कोलाम है, मिली मतलब 10⁻³ करंट उसने पूछा है। हाय हाय हाय, 9th क्लास का क्वेश्चन, 12th क्लास के बोर्ड्स में डाल रखा है, शर्म आनी चाहिए सीबीएसई को। कितना जाएगा, 4 × 1 = 4, 4, 4 का टेबल क्या होता है यार, 4 × 1 = 4, यार मैं 4 का टेबल भूल चुका हूँ। अभी मैं सीबीएसई को बोल रहा था, शर्म आनी चाहिए। 4 × 8 = 32 होते हैं,
ठीक है। हाँ ठीक है। 4 1 4 4 8 32 0 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 का मतलब 0.18 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन देखा? 0.18 0.18 ऑप्शन फर्स्ट टिक करो, आगे बढ़ो, काम करो। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन पता है सीबीएसई में क्यों डाल रखा है? सुन लो। वो इसलिए डाल रखा है, देखो ऑप्शन देखो उसके, 0.18 1.8 18 मिली एम्पियर 18 एम्पियर। उसने ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग डाल रखे हैं, ठीक है। वो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला गया है तुम्हारी कैलकुलेशन और तुम्हारा फोकस चेक करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, बस इन्हीं क्वेश्चन में तुम गलती करके आओगे। तुम देखने में तो बहुत इजी लग रहा है क्वेश्चन, बट यही वो क्वेश्चन होते हैं जहां पे सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस हैं। क्यों? इजी क्वेश्चन है, हम एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे और इसको एकदम तुरंत जल्दबाजी में करेंगे, तो हमारा आंसर सही भी आ जाए, हो सकता है हम टिक गलत लगा के आ जाए। बात समझ रहे हो? तो जो भी इजी क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सुकून से सॉल्व करना, जो भी हार्ड क्वेश्चन हो वो तो खैर सुकून से छोड़ोगे ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। करें इसको। Two cells, one of EMF2E, other of EMFE are connected in parallel by connecting their positive terminal together. The equivalent EMF of the combination is simple formula base, simple, very easy, very sweet. ठीक है। दो सेल है, एक का ईएमएफ है 2E, रेजिस्टेंस है R, दूसरे का ईएमएफ है E, रेजिस्टेंस है R/2। अब उसने इक्विवेलेंट ईएमएफ हमसे पूछा है, अगर इन दोनों को पैरेलल में हम कनेक्ट कर दें तो। ठीक है। तो पैरेलल के लिए हमें पता है E इक्विवेलेंट होता है R इक्विवेलेंट E1/R1 इक्वल्स टू E2/R2। या जिन बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद है वो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला सिर्फ चलेगा जब दो सेल्स होंगे और वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है। तो या तो इस फॉर्मूले से सीधा आंसर निकाल लो, बाकी जिसको जनरल फॉर्मूला ध्यान है वो इससे कर लो। ठीक है। आ जाओ सर। पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमें। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? निकाल दे साइड से। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। मैथड भली सी लेंदी हो ये वाला, ठीक है। तुम लोग को मेहनत करने से थोड़ा सा डर लगता है, और उसी बात का फायदा उठाता है सीबीएसई। ठीक है। वो क्या करेगा, उसको पता है सीबीएसई वाले को कि जब भी क्वेश्चन आता है बच्चा करता है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो वो क्या करेगा, 3 साल का फॉर्मूला डाल देगा। अब फंस गए तुम लोग। जब बार बार तुम इसको लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ी ना याद रहेगा, हालांकि ऑब्वियस सा फॉर्मूला है, बट ये याद रहेगा ही नहीं हमें, क्योंकि इसको तो हमने कभी जिंदगी में बस एक बार पढ़ा था, और फिर इसको छोटा समझ के हम लोगों ने ये वाला याद कर लिया, इजी वाला, और इसी को अप्लाई करा हमने हर क्वेश्चन में। और हर बार जो क्वेश्चन आता है वो 2 साल का ही आता है। ठीक है। हो सकता है कि बार 3 साल का 4 साल का क्वेश्चन आ जाए, हम वहीं फंस जाएंगे, हम सोचते रह जाएंगे फॉर्मूला क्या था। तो बेटर है कि भले सी थोड़ी सी लेंदी अप्रोच है, बट तरीका ऐसे करो कि जो एक जनरल हो, मतलब क्वेश्चन फिर कैसा भी आ जाए हम उसको कर पाए आसानी से। ठीक है। तो ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़ा करो ज्यादा। कोशिश क्या करो कि ट्रिक से जितना बचो, हाँ पता होनी चाहिए हमें, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में अगर क्वेश्चन बन गया तो ऑब्वियस सी बात है कम टाइम में ही करना है हमें सॉल्व। बट स्टिल थोड़ा सा ट्रिक वगैरह से बचा करो। क्या जाएगा यार ये, आर एलसीएम लिया 2 ऊपर गया 3/r, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। ठीक है। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R/3 इधर हम पुट करेंगे। ईएमएफ है 2E, आर दूसरे का है ई, R/2। ऐसे था, बिल्कुल ऐसे था। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। R/3 इधर आ जाएगा, 2E/r, 2E/r, तो 2E/r, 2E/r क्या बोल रहा हूँ, 2E/r, 2E/r कितना हो जाएगा, 4E/r। आर से आर कटा, 4/3E। आगे इक्विवेलेंट ईएमएफ। दिक्कत, परेशानी कुछ? परेशानी तो यही है कि हमने फिजिक्स क्यों ले ली है, हमने साइंस ही क्यों सिलेक्ट करी। तुरंत इसका आंसर आ जाना चाहिए, पढ़ने से पहले इसका आंसर बता दो।
हुआ। पूछा गया निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होगा। ठीक है, तो अल्फा के लिए पॉजिटिव वैल्यू तब होती है जब मटेरियल हमारा मेटल हो। अल्फा के लिए नेगेटिव वैल्यू तब होती है जब मटेरियल हमारा सेमीकंडक्टर हो। अल्फा के लिए वैल्यू पॉजिटिव और स्मॉल, ये भी याद करना है। ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन में बता चुका हूं मैं, पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। ठीक है, कई बच्चे थर्ड वाला छोड़ जाते हैं एलॉय का, और एलॉय पे क्वेश्चन बन जाएगा एमसीक्यू। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और बहुत स्मॉल कब होगी, एलॉय के लिए। तो उसने नेगेटिव पूछा है, नेगेटिव होती है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर कौन है, बच्चा बच्चा जानता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, नाइक्रोम कॉपर सिल्वर ये सारे हमारे मेटल की कैटेगरी में जाएंगे। सेमीकंडक्टर कौन है, जर्मेनियम। चैप्टर नंबर 14 में सब लोग पढ़ चुके होंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, 2 महीने बाद बोर्ड है, तो आई थिंक सो पढ़ लिया होगा सेमीकंडक्टर, और नहीं पढ़ा तो अब याद रख लेना। सिलिकॉन और जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड ये सब होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। ठीक है, करो जरा इसको सॉल्व। कुछ बेकार सा क्वेश्चन है। इसका आंसर करो जरा इसको। ट्राई किया, नहीं किया, चलो अच्छी बात है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन एकदम, दिखने में बड़ा लग रहा है। हमारे स्टेप क्या है क्वेश्चन करने का, सबसे पहले आराम से सुकून से क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, 90% क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा जैसे ही तुम उसको समझ लो। समझने का मतलब ये कि उस क्वेश्चन में एक्चुअल में चल क्या रहा है, कि अच्छा ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, पूरा विजुअलाइज कर लो उसको कि कंडक्टर है, ये बैटरी लगी है, उसने ये हमसे पूछा है, आराम से सुकून से। जब सब ये कर लोगे, फिर बाकी चीज आती है हमारी फॉर्मूले में। ठीक है, हमें फॉर्मूले कितना अच्छे से याद है, और एक बार क्वेश्चन समझ आ जाए, फॉर्मूले तुम्हें पता हो, क्या बचा फिर उसके अंदर, लिखना बचा है, लिख देंगे हम लोग। आ जाओ। सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, रेजिस्टेंस इसका आर है, इसको हमने कनेक्ट कराए बैटरी से। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंडक्टर इज वी डी। अभी जो इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है वी डी। The conductor is disconnected and gradually stretched so that its length increase by 25%. It is again connected to the same battery. Find the value of drift speed. Basically इसने बस ये पूछा है। ठीक है, तुम लोग सोचो क्या पूछा है उसने, वो क्या दे रखा है यार। ये खुद से क्या करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद से समझा करो। ठीक है, कोई एक आध क्वेश्चन में अगर फंस जाओ तब मेरी बात को सुना करो। ठीक है, तो वरना क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मत सुना करो, मेरी वीडियो को आगे निकाल दिया करो। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आया, तुरंत वीडियो पॉज करी, बैठ करके खुद से उसको समझा कि हाँ क्वेश्चन में ये गिवन है, ये पूछा है, और ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, फिर वीडियो ऑन करी, और मेरी जो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन को क्या बोलते हैं समझने की, वो तुम स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, बाई चांस क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा या तुम्हें लग रहा है कि हाँ हमने कुछ शायद गलत समझ लिया, तो तब सुन सकते हो। तो थोड़ा स्मार्टली चलना। ठीक है, आ जाओ। मैं ही भूल गया क्वेश्चन में क्या बोला था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी थी और इसको 25% बढ़ाया, हाँ। बोला है उसने स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी इसकी वो थी वी डी। हमने स्क्वायर को लेंथ को 25% बढ़ा दिया, जस्ट अभी पीछे किया हमने क्वेश्चन, लेंथ को हमने 25% बढ़ाया तो कितना हो गया वो 1.5 एल। स्टार्टिंग में लेंथ कितना थी, एल। अब पूछा उसने इसकी ड्रिफ्ट स्पीड पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालो, क्यू ई टॉप अपॉन बी एम। यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। एक और होता है आई अपॉन एन ई ए इक्वल्स टू वी डी। ठीक है, दो फॉर्मूले हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पता है। आ जाओ सर। इसमें देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ के बीच में उसने रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो पहले ना इस फॉर्मूले में लेंथ लेकर के आ जाए हम लोग। कैसे लेकर के आएंगे,
V/L, ये तो पता है ना सबको। ठीक है, E इक्वल्स टू V अपॉन में L होता है। तो पहले तो इसमें लेंथ लेकर के आ जाएंगे, और इस फॉर्मूले में लेंथ तो है नहीं कहीं पे, इसमें एरिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, इसमें एरिया के बेस पे निकाल देंगे। ऑब्वियस सी बात है, वायर को जब स्ट्रेच करेंगे तो उसके एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। कितना, जस्ट अभी बताया तुम्हें स्टार्टिंग में, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। याद है ना अभी पीछे अपने क्वेश्चन क्या है, फिर से करना जरा इसको एक बार, फिर से करो। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल फाइनल वॉल्यूम के हिसाब से एरिया पे क्या फर्क पड़ा ये देखो। एरिया होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा, लेंथ कितना है एल, दूसरी लेंथ कितना है 1.25 एल, तो हमारे पास A2 आ जाएगा A1/1.25। ये तो अभी क्या है, पीछे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम यही था, वैल्यू भी यही थी, 25% बढ़ाया हमने। ठीक है, आ जाओ। उसने बोला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। यही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। बोलो, क्या ये दोनों में सीधा आसपास आजू बाजू कुछ ना देख करके सीधा बोल दूं कि लेंथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते? मुझे एक चीज रोक रही है बोलने से, क्या मैं पहले एक बार बाकी क्वांटिटीज चेक कर लूं क्या वो कांस्टेंट है कि नहीं है। याद है ना, ऐसे हमने पहले बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं चैप्टर 1 और 2 में, जहां पे इनको सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम नहीं बोल सकते। आ रहे हैं याद क्वेश्चन, वो जो भी सीरीज को फॉलो कर रहा है। देखो, दो क्वांटिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने से पहले एक कंडीशन होती है कि बाकी की जो क्वांटिटीज है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो पहले मैं एक बार वेरीफाई कर लूं कि बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, चलो। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन में होती है बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट, बट दो चार क्वेश्चन में नहीं होती, और हम चैप्टर 2 और 1 में ऐसे क्वेश्चन देख भी चुके। ठीक है, जहां पे हमने ऐसे सीधा सीधा बोल दिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और वहां पे हमारा आंसर गलत आ रहा था। क्यों? बाकी क्वांटिटीज उसमें कांस्टेंट ही नहीं थी। तो इस तरीके से वो ट्रैप बिछा देगा तुम्हारे लिए सीबीएसई वाला। तो चलो वेरीफाई कर लेते हैं। क्या मास कांस्टेंट होता है? बिल्कुल। क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट होता है? बिल्कुल। क्या वोल्टेज सेम है? बिल्कुल। कैसे पता चला वोल्टेज सेम है? दे रखा है उसने, बैटरी सेम कनेक्टेड है। ठीक है, सेम बैटरी। ये रहा, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या रिलैक्सेशन टाइम सेम होता है? बिल्कुल। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। क्या उसने बोला है कि यहाँ पे कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है? ऐसा तो नहीं बोला उसने। यानी टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी और ये भी। तो अब मैं एकदम श्योर हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद वाली कितना हो जाएगी? वीडी डैश बोल दो इसको। तो वीडी अपॉन में 1.25 ये हो जाएगी। भाई अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। यही मतलब हुआ ना इसका। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कम कर दिया मैंने। कितना कम किया? जितना तुमने लेंथ बढ़ाई, 1.25। समझ आई बात? चलो जी, इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, आ जाओ। देखो, क्या करंट हमारा सेम रहेगा? हाँ, क्योंकि बैटरी सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, कहीं पे कोई चेंज नहीं आया, तो करंट हमारा सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बिल्कुल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये फिक्स रहेगा। अनटिल अनलेस टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो एन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई एन ई सब कांस्टेंट है। अब मैं बोल दूं कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस सेम चीज यहां से भी। एरिया देखो कितना, कितना कम हुआ, 1.25, तो उस हिसाब से इसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसके हिसाब से कितना चेंज आ जाएगा? 1.25। बात समझ आई? रेजिस्टेंस में भी चेंज हो रहा है, लेंथ बढ़ा। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला बताओ पहले एक बार, बस मैं इसका क्वेश्चन सॉरी आंसर क्रॉस चेक कर लूँ। इसका आंसर दे रखा है 4/5। तो 4/5 को क्या कर सकते हो? 4/5 देखना, इसको सॉल्व करके आ रहेगा 4/5 आ जाएगा वैसे। 1.25, 100 नीचे, ऊपर। हाँ, 25 चौक 100, 25 में 4/5 अपना आंसर ठीक है। बात समझे? लॉजिक से जाएंगे तो ठीक ही होगा आंसर, कौन ही गलत करेगा। दूसरे पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस।
कर लोगे इसको रेजिस्टेंस वाले को? पीछे करके आ चुके हैं, करके आओगे? ये तो कर चुके हैं ना हम लोग ऑलरेडी। सेकंड पार्ट इसका ऑलरेडी डन। ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था ना। ये रहा, पहला क्वेश्चन हमने यही किया है ना। वैल्यू भी सेम है, देखो 25%। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस जो भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 54। ठीक है, चलो क्वेश्चन 54 मेरे ख्याल से बता दिया था मैंने तुम्हें ये। चलो देख लो एक बार फिर से। फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अच्छा एमसीक्यू है ना, तो एक और ग्राफ होगा फिर इसमें। बता दो, ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन एकदम ऐसे ही बता रखा है तुम्हें, जब रेजिस्टेंस में चेंज पढ़ाया था टेम्परेचर के साथ। मेटल के लिए उसने पूछा है, मेटल के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, हमें पता है इंक्रीज होता है। तो उसने ये सी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसमें तो डिक्रीज दिखा रखा है। ठीक है, बाकी सब में उसने इंक्रीज दिखा रखा है। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ठीक है, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, सीधा इसको रख लेना। मेटल के लिए जो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस चेंज होता है, इंक्रीजिंग होगा और इस तरीके से होगा। ठीक है, ये तुम्हें बता भी रखा है पहले। सेमीकंडक्टर के लिए भी बनवा रखा है, नीचे की तरफ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। एक गैलियम आर्सेनाइड का बनवाया था इस तरीके से पहाड़ की फॉर्म में। ठीक है, तो दो तीन ग्राफ मैंने ऑलरेडी तुम्हें बनवा रखे हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया है, मेटल के लिए बता दो ग्राफ क्या आएगा, तो एकदम ऊपर की तरफ को ऐसे जाएगा। ठीक, सीधा रखने का क्वेश्चन था ये तो। करो जरा इसको। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन एन ओपन सर्किट इज 8 वोल्ट। ओपन सर्किट का मतलब ये जो 8 वोल्ट है क्या गिवन है? ईएमएफ। ये होता है ना, वोल्टेज अगर ओपन सर्किट में हो तो वो ईएमएफ होता है। ठीक है, इट फॉल्स टू 4 वोल्ट व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर इज ड्रॉन। करंट है 4 एम्पियर और वोल्टेज कम होकर के कितना हो गया? 4 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज कितना हो गया हमारे? 4 वोल्ट। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। वोल्टेज है 4 वोल्ट, ईएमएफ है 8, करंट है 4, सॉरी हाँ करंट है 4, रेजिस्टेंस उसने पूछा है, तो यह आ जाएगा हमारा 1 किलो। सिंपल, एक नंबर फ्री का। फ्री के नंबर कलेक्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया, इसका आंसर देख लेते हैं पहले, देखने की जरूरत नहीं है वैसे, एक ओम है उसका आंसर तो। ठीक है, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ो जरा इसको और सॉल्व कर दो। ये तो बिना ऑप्शन के भी कर पाओगे, एमसीक्यू क्वेश्चन है हालांकि, बट बिना ऑप्शन के भी कर पाओगे इसको तो। आगे आंसर इसका नहीं आया, इतना टेम क्यों लगा रहे हो? A steady current flows through a metallic wire whose area of cross section increases continuously from one end to another end. The magnitude of drift velocity as a function of A can be shown. अभी पीछे तो लिखा है ये, कितना बड़ा भी बन गया है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यू ई टॉ अपॉन में एम, एक तो ये होता है फॉर्मूला, और एक हमारे पास ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, क्या पहले वाले फॉर्मूले में एरिया की कहीं बात हो रही है? नहीं हो रही। क्या पहले वाले फॉर्मूला में किसी की वैल्यू पुट करके एरिया ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो क्या पहले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे। सिंपल एकदम। भाई उसने यही तो बोला है कि एरिया चेंज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं एरिया वाला फॉर्मूला उठाऊंगा ना। आ जाओ, क्या मैं इसको बोल दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नहीं। क्यों? बाकी चीजें कांस्टेंट है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ई और एन तो कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर हमारा सेम हो तो।
टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया उसने, तो एन की वैल्यू सेम रहेगी। ई तो वैसे भी कांस्टेंट होता है। बचा करंट, करंट भी कांस्टेंट होगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया उसने, ठीक है, नहीं करंट के बारे में बताया है, उसने बोला है अलग से स्टीडी करंट। पहला ही वर्ड देखो, स्टीडी करंट, यानी कि कांस्टेंट करंट। बात समझ आई? तो उसने खुद ने दे रखा है करंट कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो एन कांस्टेंट, और ई तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों कैसे हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बोलेंगे इनको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कौन बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ग्राफ इस तरीके से। इसका ग्राफ का नाम होता है, ये सीयूटी में पूछा गया था क्वेश्चन, इस ग्राफ का नाम बताओ। वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बात समझ आइए? चलो, अगला क्वेश्चन करें। पढ़ो जरा इसको। 57, the masses of two cylindrical wires of copper are in the ratio 1:3। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो जरा इसको, मजा ही आ जाएगा करके। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, स्वीट क्वेश्चन, बट ज्यादा स्वीट खाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। R1/R2 पूछा है, तो L/A, L/A ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, R1/R2। ठीक है, मटेरियल सेम है। अच्छा, काफी क्वेश्चंस में क्या करेगा वो, बात को सुनना ध्यान से। उसने बोला है कि दोनों वायर कॉपर के बने हुए हैं, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, तो मैं आंख बंद करके इनको कट करते जा रहा हूं। कई बार वो वायर को ही चेंज कर देगा, बोलेगा पहला वायर कॉपर का है, दूसरा वायर आयरन का है, किसी और का, एल्यूमिनियम का ले लो। ठीक है, तब उस केस में रेजिस्टिविटी रो 1 और रो 2 तुम लिखोगे, उसको कैंसिल नहीं करोगे। काफी बच्चे क्या करते हैं भाई, रेजिस्टिविटी को आंख बंद करके ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, इन पीवाईक्यू सेशन का यार ऑब्जेक्टिव यही है, तुम्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। सॉल्यूशन तुम्हें हर जगह कहीं भी मिल जाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे, सॉल्यूशन में उसके कहीं हर जगह मिल जाएंगे। इस पीवाईक्यू सेक्शन सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि तुम्हें क्वेश्चन की अप्रोच बताओ, तुम्हें उसको करना कैसे है, और उस क्वेश्चन में अगर कुछ तोड़ फोड़ के वो क्या क्या दे सकता है, तो उससे तुम्हें कैसे बचना है। ठीक है, अपने थोड़ा माइंड को ग्रो करना है पीवाईक्यू सेशन का ऑब्जेक्टिव। ये नहीं कि बस सॉल्यूशन देखा, आंसर मैच किया और फिर बढ़ गए आगे। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। एक दो क्वेश्चन के अलावा जो छोटे मोटे एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखो, पहली चीज ये एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना, क्या मटेरियल हमारा सेम है या फिर नहीं। मटेरियल अगर सेम है, जैसे ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है, तो इनको कट कर देना, नहीं तो इनको भी हम कट नहीं कर सकते। ठीक, दूसरी चीज, उसने क्या बोला है, लेंथ का रेशो है 5/3। क्या मैं एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला, एरिया को कट कर दो, नहीं करेंगे। ठीक है, हमें थोड़ी पता है कि एरिया इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सुनते जाओ क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन में मास के बारे में कोई बात नहीं करता, वो सिंपल बोलता है कि लेंथ का रेशो ये है, तो रेजिस्टेंस का रेशो निकालो। ठीक है, तब मैं मान के चलूंगा कि भाई एरिया जो है वो सेम है। मेरी बात को गौर से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है, मैं हर तरीका बता रहा हूं तुम्हें। सुनो, या तो वो मास के सिंपल बोले, लेंथ का रेशो है 5/3, रेजिस्टेंस का रेशो निकालो। मैं क्या करूंगा, इसको भी कट करूंगा, एरिया भी कट करूंगा, मुझे पता ही नहीं एरिया का क्या करना है, क्या है उसमें, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो मैं कांस्टेंट मानूंगा, कट करूंगा, L1/L2, मेरा आंसर आ गया 5/3। पहली चीज। दूसरा, तभी उसने क्या बोला है, उसने बोला है मास का रेशियो। मास का रेशियो कितना है? मास का रेशियो है 1/3। ठीक है, तो क्या मैं एरिया को कट कर दूं? नहीं, एरिया कट करते ही फिर L1/L2, फिर तो आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मास का तो कोई रोल होना चाहिए इस क्वेश्चन में, जो कि होता भी है। हालांकि ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, थोड़ी सी उसने गलत बना रखी है। गलत क्यों? उसको लिखना चाहिए था कि जो एरिया है वो है नॉन यूनिफॉर्म। उसने एरिया के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा। अब 12th क्लास का बच्चा है तो इतना डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ऐसी उटपटांग सी डाल देगा। हालांकि लॉजिकली क्वेश्चन ही गलत है ये। हमें थोड़ी पता है एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा। बात समझ आ रही है ना? फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने मास दे रखा है, तो यानी कि एरिया हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। बात समझ आई ये वाली? ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा
किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं से मास लेकर के आओ। मास कहां से आएगा अब वो देखा जाए जरा। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या तुम एरिया को एम अपॉन डीएल लिख सकते हो? बोलो। समझ आया ना क्या किया मैंने ये? वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। दोनों को इक्वल कर दिया मैंने। यहां से एरिया निकाल के इधर पुट कर दो। एम अपॉन डीएल। एल स्क्वायर अपॉन में डीएल। क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से आर प्रोपोर्शनल होगा एल स्क्वायर अपॉन एम के? बोल सकता हूं ना? क्योंकि ना तो रेजिस्टिविटी चेंज हो रही और डेंसिटी तो कोई चाह के भी चेंज नहीं करा सकता, किसी भी मटेरियल की फिक्स होती है। रेजिस्टिविटी और डेंसिटी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेंगे। मटेरियल का नेचर तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी और डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट हटाओ, प्रोपोर्शनल लगाओ। ये पहुंच गए हम लोग लेंथ और मास के टर्म्स पे। ये बताओ सबको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? और अगर ये सबको अच्छे से समझ आया तो एक बार मुझे जरा कमेंट्स में जरूर बता देना। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका अप्रोच जो है और क्या क्या बन सकता था इसमें वो मैंने तुम्हें सब बता दिया। कब एरिया कैंसिल करना है, कब एरिया कैंसिल नहीं करना, एरिया को देखना भी है नहीं भी देखना, मास आ जाए तो क्या करना है ये करना। बढ़िया से समझ आए सबको? दो तीन बार इसकी लिख करके प्रैक्टिस करोगे जस्ट अभी के अभी, ठीक है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आ जाओ। अब तो कर ही लोगे ना, अब तो बच्चों वाले क्वेश्चन बन गए। प्रोपोर्शनैलिटी पता है हमें। आर वन अपॉन आर टू इक्वल्स टू एल वन का स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू अपॉन में एल टू का स्क्वायर। ठीक है, अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गए। मास का रेशो पता है, लेंथ का रेशो पता है, सॉल्व आउट करके इसको निकालता हूँ। एम वन अपॉन एल वन अपॉन एल टू है 5/3, 5/3 का स्क्वायर। एम टू अपॉन एन वन है 3/1। 3 से 3 कटा 25 अपॉन में 3। ऐसा तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। 25/3 है। हाँ तो नन ऑप्शन भी तो है इसका। रुको मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ इसका। नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ। तो नन भी होगा इसका। बात समझ आई? ये मत सोचा करो कि ऑप्शन डी कभी होता ही नहीं है। देखो हो गया ना इसमें। मैं यही बोल रहा हूँ सीबीएसई वाले कुछ भी अतरंगी चीजें कर रहे हैं आजकल, ठीक है। जनरली हमारा ऑप्शन डी नहीं होता कभी। कुछ वैल्यू दी है तो आनी चाहिए। अब बच्चा बैठ के सोचेगा कि हमारा आंसर तो गलत नहीं आ गया, 4-5 बार उसको क्वेश्चन को दोबारा करेगा, वो इसमें दिमाग लगाएगा, काफी टाइम उसका लॉस हो जाएगा। ऑप्शन डी दे रखा है उसने, नन ऑफ द अबव। अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर ठीक है। हमने एक एक लॉजिक एक एक स्टेप अगर फॉलो किया है तो सीधी सी बात है हमारा आंसर तो सही होगा ही होगा। बात समझ आ रही है? तो लॉजिकली चलने का यही फायदा होगा। एक एक स्टेप के साथ जाओगे, लॉजिक के साथ जाओगे, फिर तुम्हें कॉन्फिडेंट रहेगा अपने आंसर पे कि हमारा आंसर तो सही है, उसने क्वेश्चन गलत बना दिया होगा, ठीक है। अब ये हर क्वेश्चन में मत करके आ जाना। हमारा आंसर आ रहा है 57, ऑप्शन में दे रखा है 3, और हम अपने आप को टैलेंटेड समझ के बोल दें कि उसने गलत बना दिया होगा। बताओ जरा इसका ऑप्शन। देखो ऑप्शन तो दिखा दो सारे, तुरंत आ जाना चाहिए इसका आंसर। चार ग्राफ में क्या बोला गया है? कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। उसने रेजिस्टिविटी नहीं पूछा, ठीक है। तो कंडक्टर की या मेटल की टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। उल्टा होता है ना एक दूसरे का। तो टेम्परेचर बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कौन सा ग्राफ आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आ जाए। बात समझ है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ए वन समझना है, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, और ये ऑप्शन डी है, ठीक है। हालांकि हमें ग्राफ से मतलब है, हमें ऑप्शन से क्या मतलब। तो कंडक्टिविटी और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो
नीचे को आ जाएगा ग्राफ। ओ बेकार क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन, एकदम बदतमीज क्वेश्चन, थू थू वाला क्वेश्चन है ये। क्योंकि इसको भी अगर तुमने गलत किया तो समाज में मुंह मत दिखाना अपना। निकालो, जल्दी से सॉल्व करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, एन की वैल्यू गिवन है 3.3, 10 की पावर 19, टाइम गिवन है 1 सेकेंड। करंट उसने पूछा है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू की वैल्यू एन ई, एन की वैल्यू 1.6, 10 की पावर माइनस 19, सॉरी ई की वैल्यू है ये, एन की वैल्यू 3.3, 10 की पावर 19 अपॉन में 1, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। 19 से 19 कटा, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 5.28 अप्रॉक्स करेंगे 5.3 एम्पियर। ऑप्शन डी टिक करो, आगे बढ़ो, काम खत्म, स्वागत। ठीक है, following figure shows circuit diagram. We can find the current through and potential difference across different resistor using Kirchhoff law. कौन सा क्वेश्चन पे आ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए। ठीक है, मैं साथ साथ में आंसर भी खुलता सीख रहा हूँ ना, मैच करते रहेंगे हम लोग। हाँ, आ जाओ, इसको पीछे ले। चलो, क्या बोला है? वी कैन फाइंड द करंट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर यूजिंग किरचॉफ रूल। करंट पूछा है उसने, तीनों ब्रांच से करंट पूछा है उसने। क्या करोगे इसमें? निकाल दो क्या? ये I1, ये उसने खुद बोला है I है, इसको I ले लो, और इसका भी कुछ नाम लिख दो I2। ठीक है, लगा दो किरचॉफ लॉ। इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल के मैच कर लेना। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये मत सोचना कि एग्जाम में तो सॉल्व कर ही लेंगे हम लोग। प्लस से निकले प्लस का 6, करंट के साथ चले तो माइनस का 10I, फिर यहां से गए इधर गए, करंट के साथ चले तो 1 के साथ I1 है, माइनस का I1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। राइट वाले पे आ जाओ, रेजिस्टेंस ये 5, ये 5, तो इसको 10 कर लो। ठीक है, करंट के साथ चले तो 10I2, माइनस का 10I2, फिर करंट के उल्टा चले तो पॉजिटिव का 10I1, 10I इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 कहां से बनाओगे? यहां से बना लेंगे। करंट एंटर कितना करना है? I1, बाहर कितना निकला? I1 I2, तो I1 इक्वल्स टू I प्लस I2, I1 इक्वल्स टू I प्लस I2। किरचॉफ लॉ के क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। इससे इजी टॉपिक तुम्हें पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं मिलने वाला। बस एक साइन कन्वेंशन समझना है, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है ढंग से समझ के। खत्म किरचॉफ लॉ। अब इनकी कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका बता रखा है तुम्हें, मैं इसका करंट लिख देता हूँ। करंट कितना कितना दे रखा है इसने ये। I1 की वैल्यू, I1 किधर है? 1 एम्पियर, और I2 की वैल्यू यार उसने सर्किट में दिखाई नहीं रखा आंसर में। I1 क्या है, I2 क्या है? छोड़ो, चलो सॉल्व तो कर ही लोगे इसको। ठीक है, आंसर नहीं पता इसका तो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। नहीं होगा तो बता देना मुझे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 कर दो। वेरी इजी क्वेश्चन। हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर, हीट का फॉर्मूला I²RT। क्वेश्चन खत्म यहीं पर। टाइम को बस सेकंड में चेंज करना मत भूल जाना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। उसने पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा व्हेन करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। कंडीशन ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना मत भूलना। ठीक है, जल्दबाजी में एक्साइटेड होकर के कुछ भी मत कर देना। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन हो उसको भी एक बार पढ़ लेना। ये जो क्वेश्चन था ना हीट वाला, इसको भी एक बार पढ़ना है हमें।
हालांकि मैंने एकदम कर दिया उसको, पर तुम्हें सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी कोई हो, उसको आराम से पहले पढ़ोगे कि करंट इतना है, टाइम ये है, रेजिस्टेंस ये है, और उसने हीट पूछा है, उसके बाद करना सब स्टार्ट करोगे। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। आ जाओ, मैं बताता हूँ कैसे। मान लिया तुमने ये सब ऑप्शन देखे, रटा हुआ है इनमें फॉर्मूला, v इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू वी प्लस आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ की हेल्प से आई आर, और यहां से आई ये आ जाएगा। अच्छा, वी के टर्म्स में पूछा है ना उसने, रुको रुको रुको, वी के टर्म्स में पूछ लिया ना उसने, और भी बढ़िया बात है लो, ई माइनस वी अपॉन में आई इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन में आई इक्वल्स टू स्मॉल आर। ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हम लोग को, इसको मत टिक कर देना, ई माइनस वी अपॉन में आई। ठीक है, ई माइनस वी अपॉन में आई इतना तो आ रहा है, लेकिन कैपिटल आर नहीं आ रहा। तो अभी कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर, देखते हैं क्या करते हैं। वोल्टेज की देखो, मुझे इन सब ऑप्शन में कैपिटल आर भी नजर आ रहा है ना, तो मैं कैपिटल आर लाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, ये आ जाएगा आगे कैपिटल आर। अब ये आई की दिक्कत है, अब क्या करें। तो इससे बचने के लिए मेरी बात को सुनना ध्यान से, जो मैं पहले कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, हर तरीके से क्वेश्चन को करके देखना है, गलती करते रहना है, और गलतियों से सीखते जाना है। समझ आ रही है ना बात। ये आ गया हमारा करंट, क्योंकि कुछ ऑप्शंस में मुझे आई की वैल्यू नहीं नजर आ रही, कुछ क्या तीन ऑप्शन में नजर नहीं आ रही, तो क्यों ना मैं आई की वैल्यू निकाल लूं पहले, फिर पुट कर देते हैं, फिर कुछ कर लेंगे इधर उधर, आ जाएगा। मेरे को भी नहीं आता ये क्वेश्चन, मैं भी तुम्हारे साथ ही देखो कर रहा हूँ, ऐसे सॉल्व किया मैंने। अप्रोच अप्रोच बहुत मैटर करती है, अप्रोच मैटर करती है फिजिक्स के क्वेश्चन में। ठीक है, वही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। एक तरीका लगाए, क्वेश्चन नहीं हुआ दूसरे पे आ जाओ, नहीं हुआ तीसरे पे आ जाओ, तुम्हें हर तरीके से क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्वेश्चन से लड़ना आना चाहिए। एक बार लड़ोगे क्वेश्चन से, भाई जो नहीं वो धराशायी होगा हमारे सामने। ठीक है, अब इतना ज्ञान देने के बाद इमेजिन करो इसका आंसर नहीं आया, तो क्या होगा। क्या कर दिया मैंने ये, हाँ करंट निकाल दिया ना हमने, V इक्वल्स टू आई आर, करंट की वैल्यू E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, कर देते हैं कुछ काटा पीटी इसमें, स्मॉल आर पूछा है ना, वी आर प्लस वी आर इक्वल्स टू ई आर, और वी आर इक्वल्स टू ई आर माइनस वी आर कॉमन ले लो, और स्मॉल आर को नीचे ले जाओ। सॉरी, स्मॉल आर ही तो पूछ रहे हैं यार उसने, क्या कर रही हो तुम लोग। वी को नीचे ले जाओ, मैच कर रहा है कोई सा, ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ई माइनस वी अपॉन ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर, ऑप्शन नंबर डी। कर गया मैच, समझ रहे हो तरीका। ठीक है, क्वेश्चन से फाइट करो, अलग अलग दिमाग लगाओ, एक तरीके से नहीं करो दूसरे से तुरंत एकदम जंप करो कि अच्छा हाँ इसमें ये कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिकली। ठीक है, एमसीक्यू में तो लॉजिक लगाना और आसान होता है, क्योंकि उसमें हमें आंसर सामने पता होता है। मुझे कैसे पता चला करंट निकालना है मुझे, यहाँ से साफ दिख रहा है मुझे, भाई ऑप्शन में अगर करंट नहीं है तो करंट की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करने के लिए हमें पता भी तो होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले तो ये v इक्वल टू आई आर लगा के करंट की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, फिर करंट की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ पुट कर दी, जहां तुम्हारी मर्जी आ जाए। दो ही तीन फॉर्मूले पता है हमें, एक तो ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, यहाँ पुट करके ट्राई कर लेना, एक हमें ओम्स लॉ पता है, यहाँ पुट के हमने ट्राई करी, तो ऐसे करके मैच करके हमारा आंसर। और जब ये तुम्हारी क्या बोलते हैं दिमाग लगाने की, लड़ने की थोड़ी कैपेसिटी जब डेवलप होगी, फिर तुम्हें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है। ठीक है, अच्छा मैं क्या बताने वाला था तुम्हें, कि क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी क्यों है, मैं तुम्हें ये बताने वाला था। इमेजिन करो कि वो यहां बोल दे, करंट इज ड्रॉन इनटू द सेल। ठीक है, या करंट इज गिवन इनटू द सेल। यहाँ पे क्या लिखा है उसने, यहाँ लिखा है व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब हमने सेल से करंट लिया, रादर देन वो बोलते कि करंट इज गिवन टू द सेल, यानी कि सेल जब चार्ज हो रहा हो। क्या यही आंसर होगा, क्वेश्चन का मतलब ही चेंज हो गया। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें फॉर्मूला रटा हुआ था, और यहाँ पे उसने ड्रॉन फ्रॉम द सेल बोला, तो हमारा आंसर मैच कर गया। अगर करंट हम सेल को देते
तो ये प्लस की जगह फिर क्या सिंबल यूज करते हैं, फिर फॉर्मूले में क्या चेंज होता है, यहाँ माइनस होता है, और इस माइनस से पूरे क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाता है। तभी बोल रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। हो सकता है 2026 अभी के बोर्ड में तुमसे यही क्वेश्चन पूछ ले, और जो बच्चे पीवाईक्यू करके गए होंगे ये, ठीक है, रट के गए होंगे, वो तुरंत बिना सॉल्व किए उनको पता होगा ऑप्शन डी आएगा इसका, लगा देंगे टिक, बट वो ये बात नहीं पढ़ेंगे। सीबीएसई वाला तुम्हें यही फंसा लेगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना अलग चीज है, डिटेल में उसको पढ़ करके विजुअलाइज करना वो अलग चीज है। ठीक है, तो तुम उस पे काम करना। तो अगर यहाँ होता करंट इज गिवन इनटू द सेल, तो बस यहाँ हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, चार्जिंग का फॉर्मूला यूज होता है, चार्जिंग के केस में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, फिर प्रोसेस हमारा यही होता है, फिर सॉल्व आउट करके जो भी आंसर आ जाता हम लोग कर देते इसको टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, आ जाओ। एकदम उल्टे हाथ से बता दो इसको तो, कमेंट में उल्टे हाथ से टाइप करके लिखना सर इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का लेवल इतना कम है, बट फिर से वही चीज, लेवल कितना भी कम हो हम आराम से सुकून से उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलो। पीसीज ऑफ कॉपर, कॉपर क्या होता है, मेटल, एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर, आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, द कंडक्टिविटी, उसने कंडक्टिविटी पूछी है, ये सारे कीवर्ड्स पे ध्यान रखना। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, कॉपर क्या है, कंडक्टिविटी पूछा है उसने हमसे, या रेजिस्टिविटी पूछा है उसने हमसे। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में बहुत ध्यान से करना। आ जाओ। मेटल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ये हम 1,05,80 बार पढ़ चुके हैं। और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, ये भी हम 1,05,80 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसने तो कंडक्टिविटी पूछ ली, कंडक्टिविटी में उल्टा कर दो, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होगी कॉपर की, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर डी टिक करो, एक नंबर मिल गया, आगे बढ़ो। फिर बदतमीजों वाला क्वेश्चन आ गया, कर दो यार इसको सॉल्व, कैलकुलेशन में मैं तुम्हें सीधा आंसर ही बता देता हूँ इसका, कैलकुलेट करके इसका आंसर मैच कर देना, इसका आंसर डी आएगा, सॉरी बी आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, कहीं पता चले तुम भी सॉल्व नहीं कर रहे। ये भी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, कर दो जल्दी से सॉल्व इसको। पावर का हालांकि फॉर्मूला सबको पता ही होता है, अभी पावर के क्वेश्चन स्किप करा रखे हैं मैंने, बट ये सिंपल सा है तो उसको कर लेते हैं हैंड टू हैंड। पावर सप्लाई बाय द सोर्स P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना है 6 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 10, 3.6 वॉट। टिक करो, एक नंबर लेके आगे बढ़ो। द करंट इन ए डिवाइस वेरीज विद टाइम एज I इक्वल्स टू 60, करंट जो है वो है 60 है। ओके, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू डिवाइस फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, रेंज दे रखी है और वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, 0 से 3 तक करंट का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, 60। ठीक है, ये 6, टी का इंटीग्रेशन t² बाई 2, 3² बाई 2 माइनस 0² बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6, 3 3 9/2, 2 3 6, 3 9 27। ठीक है, और 27 यूनिट देख लेना एक बार। अच्छा ये मैं, उसने चलो कुछ किया नहीं बोर्ड वाले ने, वो सुधरा हुआ होगा थोड़ा सा इस लाइन पे, मैं होता, मैं क्या करता पता है बोर्ड में, मैं एक ऑप्शन डालता यहाँ पे 27 को लाओ, और ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन ए डालता मैं उसको। ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं देखो क्या करता, मैं ऑप्शन ए लिखता 27 को लाओ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाता, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर आया 27, हमने पहला ही ऑप्शन पढ़ा 27, टिक करा, आगे के तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। तुमने एक चीज नहीं पढ़ी ध्यान से,
करंट इज इन मिली एम्पियर। मैं भी बोलता हूँ क्वेश्चन का एक एक वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, सीबीएसई वाला कदम कदम पे जाल पे बिछाएगा, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो करंट है मिली एम्पियर में, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर किस में आएगा, मिली कोलाम्बर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सी होगा। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 67। हाँ, डिफाइन करंट डेंसिटी ड्राइव द, ये तो डेरिवेशन आ गया। क्वेश्चन 69, 3 नंबर, पढ़ो, समझो, करो। एक सेकंड, एक क्वेश्चन रह गया। 68 नहीं है ना इसमें, 67 के बाद 69। अच्छा, डेरिवेशन था ये, इसलिए नहीं डाला मैंने। हाँ ठीक है, चलो करो। हाँ, क्या ट्राई इसको। A potential difference V is applied across a conductor of length L, cross section A. Briefly explain how current density will be affected if potential difference is determined. ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूले लिख लें। एक तो हमें पता है ये वी डी इक्वल्स टू क्यू ई टॉ अपॉन में एम। तो इसमें करंट डेंसिटी तो नहीं आ रही, इसमें आ रही है करंट डेंसिटी, देखो आई इक्वल्स टू आई अपॉन ए को क्या लिख सकते हो, जे, जे इक्वल्स टू वी डी अपॉन एन ई। ठीक है, और वोल्टेज नहीं आ रहा इसमें, तो यहाँ पे वीडी की वैल्यू भी पुट कर दो। क्यू, क्यू का मतलब चार्ज ही इलेक्ट्रॉन का, तो क्यू की जगह पे ई लिख सकते हो। ठीक है, ई से ई कटा, जे मतलब वी बाई एन, सॉरी ई मतलब वी बाई एन, एन एन डॉट। ठीक है, कुछ गलत हो गया। अब चलो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस टेबल, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सब मैंने क्या किया, मैंने नोटिस किया कि करंट डेंसिटी है जे, और करंट डेंसिटी का सीधा इफेक्ट पूछा है उसने पोटेंशियल डिफरेंस वी से। तो पहले करंट डेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में मुझे रिलेशन कुछ पता हो, उसके बाद ही मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा। तो मैंने दिमाग लगाया अपना, देखा कि करंट डेंसिटी क्या होता है। पहले तो मुझे ये फॉर्मूला याद था, लिख दिया मैंने, इससे तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। फिर दूसरा मुझे ये फॉर्मूला याद था, मैंने लिख दिया, इससे मुझे दिख रहा है कि आई अपॉन ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, वही मुझे चाहिए, मैंने लिख दिया। अच्छा, ये एन ई धरा है ना, ओके 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 ओके, गॉट इट। नीचे कर लेते हैं उसको। ठीक है, चलो देखो, आई अपॉन ए, इसकी जगह पे जे लिख दो, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वीडी। तो करंट डेंसिटी तो मुझे मिल गया। क्या मेरे पास वोल्टेज है, नहीं है। क्या वोल्टेज ला सकता हूँ, ला सकता हूँ, कैसे, वीडी का फॉर्मूला पुट करो, ई ई टॉप ऑन में एम। वोल्टेज तो अभी भी नहीं आया, भाई ला तो सकते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे वी अपॉन एल अगर पुट करोगे, तो तुम्हारी जायदाद में से कुछ कम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आ गया, ये तो हमें चाहिए था, करंट डेंसिटी और वोल्टेज के बीच में ही तो रिलेशन चाहिए था हमें। चलो हमें मिल गया। आ जाओ, फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया। ठीक है, हमने कहीं कोई चेंज नहीं कराया, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया। तो क्या मैं इन दोनों को प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि बाकी क्वांटिटीज कांस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, क्या एन कांस्टेंट होता है, और टॉर्क, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो टेम्परेचर के बारे बारे में कुछ बोला नहीं है, ये दोनों तो कांस्टेंट रहेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है। और लेंथ के बारे में भी उसने फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं बोला कि लेंथ हमारी बढ़ेगी कम होगी या कुछ ऐसा, उसने लेंथ के बारे में भी नहीं बोला, उसने बोला एक कंडक्टर है उसकी लेंथ है एल। ठीक है, यानी कि लेंथ भी हमारी रहेगी कांस्टेंट।
तो मैं जे और वी को बोल दूंगा प्रोपोर्शनल। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज को डबल करने से करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी हो जाएगी डबल। आई होप फर्स्ट पार्ट सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इस टाइप के हम 5 करोड़ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। कंडक्टर पर ग्रेजुअली स्ट्रेच टू रिड्यूस इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया टू a/2 एंड द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना नहीं, ध्यान से पढ़ना और अपना दिमाग लगाओ। और देखो क्या बोला है। सुनते ही रहोगे तो अपना दिमाग कब चलाओगे। देखो, उसने बोला है कि एरिया तो हमने आधा कर दिया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं किया। ठीक है, क्या हमारे पास एरिया है कहीं पर? कहीं पर नहीं है। और क्या बोला है उसने, कंडक्टर पर ग्रेजुअली स्ट्रेच, तो उसको हमने स्ट्रेच करा ताकि एरिया हाफ हो जाए। बहुत ध्यान से सुनो। देखो क्या बोला है उसने। उसने बोला है कि हमने वायर को स्ट्रेच करा और एरिया आधा हो गया, है ना। क्या वायर का वॉल्यूम सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 3 क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके, और तुम्हें तीनों क्वेश्चन में मैं हर बार क्या बोल रहा हूँ कि वायर चाहे स्ट्रेच हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, वहां पर वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो पहले वॉल्यूम को सेम कर रहा हूँ। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, है ना। एरिया कितना है नहीं पता, और दूसरा एरिया कितना है, पहले वाले का हाफ, ऐसा उसने बोला है क्वेश्चन में। तो L2 कितना हो जाएगा, 2L1। हालांकि कॉमन सेंस है, हालांकि कॉमन सेंस है ये, कि अगर वायर को स्ट्रेच करके एरिया आधा हुआ तो लेंथ डबल हो जाएगी। बट नहीं, हम स्टेप वाइज जाएंगे आराम से सुकून से, क्योंकि बाई चांस कुछ और क्वेश्चन में वो कुछ अलग ही कुछ दे दे। ठीक है, जब तक तुम स्टेप से और लॉजिक से जाओगे, क्वेश्चन को उसको कितना भी ट्विस्ट करने दो, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम ट्रिक वगैरह से कुछ कर रहे हो, क्वेश्चन को जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो उसको बिना समझे, तो वो हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, तुम्हारा काम ही खराब हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, हाँ तो ये सब हमने कर लिया, और L2 मिल चुका हमें 2L1। ठीक है, आ जाओ। अगर लेंथ डबल हो गई, अगर लेंथ डबल हो जाए, ठीक है, तो क्या करंट डेंसिटी हाफ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि बाकी क्वांटिटीज उसने कांस्टेंट बोल रखी है। वोल्टेज तो उसने खुद ही कांस्टेंट बोल दिया ना, और बाकी तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो लेंथ डबल करने से करंट डेंसिटी हमारी हाफ हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट वन। हमारा पार्ट टू सुनो। जे हाफ इफ एल डबल। बात समझ आई है? ठीक है, आ जाओ, कर दो जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 70 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम पहुंच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्केलर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, बिल्कुल। रेजिस्टिविटी स्केलर हो, अच्छा वेक्टर ही तो पूछा है उसमें, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। एक बार फिर भी देख लो, रेजिस्टिविटी स्केलर हाँ, वोल्टेज स्केलर बिल्कुल, पावर स्केलर बिल्कुल, वेक्टर पूछी थी, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन 71, एक नंबर यहाँ से फ्री का है। फ्री के नंबर थोड़ा सुकून से लेना, क्योंकि एक्साइटमेंट में बहुत गलती होती है, क्योंकि हमें आंसर पता होती है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं तो हम गलती करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? कुछ बच्चे देखो ए टिक कर देंगे, क्योंकि उनको ये रटा होता है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, है ना। ये रटा होता है, ए टिक कर देंगे, वही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। पीवाईक्यू सेशन में मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन पढ़ो। तुम क्या बोल रहे हो, हम तो आंसर करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन पढ़ तो लो भाई, क्या पूछा है उसने, करंट डेंसिटी पूछी है। ठीक है, करंट डेंसिटी पूछी है, तो करंट डेंसिटी बताओगे ना उसको, आई अपॉन में ए, आई अपॉन ए, एन ई वी डी, इसी को तो बोलती हूँ करंट डेंसिटी। तो एन ई वी डी कौन सा ऑप्शन है, सबसे आखिर में है, जहां तक हम पहुंचे भी नहीं। ठीक है, आ जाओ, इसको अभी छोड़ो। मोबिलिटी का फॉर्मूला बताओ। स्किप डाल देते हैं ना इसको, एस के आई, पढ़ लो, असर्शन रीजन है, करते हैं इसको अभी बाद में, सिंपल है वैसे तो। हाँ, मोबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो मोबिलिटी होता क्या है पहले वो बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूले को ही इंग्लिश में बोल दो, उसको बोलते हैं डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोल दिया जाएगा मोबिलिटी। अब ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो
वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट होती है जो हम यूज करते हैं। एक यूज करते हैं न्यूटन पर कूलम, एक यूज करते हैं वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन में क्या न्यूटन कूलम से कुछ दे रखा है? नहीं। वोल्ट मीटर से कुछ दे रखा है? हाँ। तो मैं वोल्ट मीटर वाली यूज करूंगा। वोल्ट पर मीटर। तो क्या बन जाएगा ये? मीटर स्क्वायर। ये ऊपर जाके इसके साथ मीटर स्क्वायर बनेगा। ये पर वोल्ट बन जाएगा और ये पर सेकंड बन जाएगा। ऑप्शन बी टिक करो, नंबर लो, आगे बढ़ो। 74। ये नहीं करा रहा, मैं तुम्हें इसका सीधा आंसर बता रहा हूं। क्योंकि क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसको कर लेना, इसको सॉल्व कर चुके इसको हम। 10 करोड़ बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। हम्म कुछ डेंजर सा दिख रहा है ये। A battery of EMF E resistance R is connected to external circuit. Potential drop within the battery is proportional to total resistance, EMF, power, current. क्या होना चाहिए इसका बताओ? करंट हो जाएगा, है ना? वोल्टेज का सीधा रिलेशन किससे होता है? वोल्टेज का सीधा रिलेशन होता है करंट से। तो इसका करंट हो जाना चाहिए। करके देख लेते हैं ना इसको। V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर है। तो वोल्टेज सीधा प्रोपोर्शनल है करंट के, बट उसने बैटरी का वोल्टेज पूछा है। बैटरी के लिए होता है E इक्वल्स टू V प्लस आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप विद इन द बैटरी इज प्रोपोर्शनल टू। बट बाकी चीजों के बारे में तो कुछ नहीं बता रखा ना उसने कि कांस्टेंट है क्या है। बाकी कांस्टेंट मान के चलेंगे, फिर नहीं दे रखा उसने। करंट हो जाएगा इसका सिंपल। ये क्वेश्चन बनाने वाले की गलती है, उसने कुछ हमें मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं बता रखा कुछ कि क्या कांस्टेंट है क्या चेंज हो रहा है। तो सब कुछ कांस्टेंट ही मान के चलेंगे जब दे नहीं रखा उसने कुछ। तो v इक्वल टू आई, ऐसे सिंपल v प्रोपोर्शनल टू आई सीधा हो जाएगा। एक बार मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। हाँ, 75 का ए दे रखा है, करंट इन द सर्किट, सिंपल एकदम। ऐसे अजीब से क्वेश्चन आ जाए तो इतना दिमाग मत लगाना, जहां पे उसने खुद नहीं क्लैरिटी के साथ ना दे रखा हो। करो। टू वायर ऑफ इक्वल लेंथ and radius r or 2r connected in series. Their resistivity are this and this. For the same current passing through the combination, the potential difference across their ends will be in the ratio of। पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो पूछा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये आई आर। आर होता है रो एल बाई ए। आर होता है रो एल बाई ए। रो से रो कर दो कैंसिल, और यही नंबर हो जाएंगे तुम्हारे कैंसिल। क्यों? क्वेश्चन हमने ठीक से पढ़ा नहीं। भाई रेजिस्टिविटी से रेजिस्टिविटी हर बार कैंसिल नहीं होगी। अभी पीछे ही बता रहा था मैं तुम्हें ये चीज, देखो ये इसी से करके सीबीएसई वाले ने। दो वायर है, उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है। चलो यहाँ तो तुम्हें सामने से दे रखा है उसने, हाँ तो तुम जान पाओगे। उसने अलग से दे रखा है कि एक की रेजिस्टिविटी 2 रो है, दूसरे की रेजिस्टिविटी रो है। क्या करेगा वो? लैंग्वेज में चुपके से लिख देगा कि टू डिफरेंट वायर्स या टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग रेजिस्टिविटी डबल टू ईच अदर। मतलब ऐसा करके कुछ लैंग्वेज बना के वो तुम्हें ऐसे सामने से मतलब तुम्हें दिखेगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं होती, जिनको सॉल्यूशन पे जंप करने की आदत होती है, उनके लिए वो क्या करेगा? लैंग्वेज में डाल देगा। ठीक है। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम पीवाईक्यू सेशन देख के जा रहे हो। तो तुम तो लैंग्वेज पढ़ना जानते ही हो कि हमें पहले क्वेश्चन का पहला हमारा थॉट क्या होना चाहिए। हमें क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना है, भले से ही कितना इजी क्वेश्चन करने दो उसको, ट्विस्ट कितना कर रहे हैं। ठीक है ना? आ जाओ। हाँ, सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या करंट सेम होगा? बिल्कुल। एक एक डेटा उठाते जाओ और काटते जाओ। सेम करंट उसने खुद ने बोल ही रखा है वैसे। सीरीज में है तो सेम ही होगा। रेजिस्टिविटी की वैल्यू, अच्छा पहले इसको मैं थोड़ा इंसानों के तरीके से लिख दूं, मतलब अच्छे से इनको। रो वन एल वन, ए टू ऊपर जाएगा घूमकर, ये ऐसे ही रहेगा। रो टू एल टू।
है ना? चलो अब अच्छा लग रहा है दिखने में। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। रेजिस्टिविटी है 2 रो और रो, तो पहले मैं रेजिस्टिविटी पुट कर दूं। ये है 2 रो और ये है रो, ठीक है। दूसरा एरिया, पहले की रेडियस आर, दूसरे की 2 आर। तो पहले की रेडियस थी पाई आर का स्क्वायर, दूसरे की रेडियस है पाई 2 आर का स्क्वायर। क्या उसने लेंथ के बारे में कुछ नहीं दे रखा? 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो लेंथ इक्वल दे रखी है, ठीक है। कट जाएगी लेंथ भी, लेंथ भी कट जाएगी। कर दो सॉल्व। रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 बाई आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 2 8 रेशो 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? 76, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टू सेल ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर और 2 आर, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा है। सीधा हाथ लगाना इस क्वेश्चन पे पाप है, ठीक है। और घड़े के नीचे सांप है। तो सुनो, इस क्वेश्चन को सिंपल कर लेना। हाँ सिंपल नहीं कर लेना, सिंपल नहीं कर लेना, हाँ हाँ हाँ। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करोगे इस क्वेश्चन में, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे इस पे। ये करने वाले थे ना, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। जिनको ये फॉर्मूला याद है टू सेल्स का, वो तो ये करने वाले थे। और बाकी लोग इसमें क्या करने वाले थे? बाकी लोग क्या करने वाले हैं उसमें? यार मुझे इसमें एक चीज खटक रही है ना। आंसर इसका ई अपॉन, अच्छा ऑप्शन है कि इसके ऑप्शन दे रखे हैं। और इसका जो आंसर है वो उसने हमें दे रखा है E/3। बट मुझे इसमें एक चीज थोड़ी सी खटक रही है। वो क्या? उसने ये जो सेल है इसको थोड़ा उल्टा बना रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं। ठीक है, पहले नॉर्मली सॉल्व करके देखते हैं चलो, अपने जनरल फॉर्मूले से। क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमारा कभी गलत नहीं होता, चाहे कितने भी सेल। ठीक है, 1/r 1/2r। सॉल्व कर लो इसको, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। एलसीएम लो 2r, आर से आर कटा, ऊपर 2 बचेगा, +1, 2/3r। ठीक है, और इसको यहाँ पे पुट कर दो ई इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में। यह आ जाएगा 2r/3 इक्वल्स टू 1 अपॉन में r प्लस 1 अपॉन में 2r। 2/3r इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में हमने पुट करा। अच्छा यहाँ पे E1 E2 भी तो होता है यार, E1/E2। ये है E और ये है E। तो E तो कॉमन निकाल दो, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2r/3। ई को कॉमन निकाल दो, और इस पूरे को तो जस्ट अभी हमने सॉल्व किया है। 3/2r, 2r से 2r कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ईएमएफ ई आ जाएगा इसका। ऑप्शन डी, इसमें क्या गिवन है? ऑप्शन सी। इससे खैर कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलल में, ठीक है। सेल को ऐसे कनेक्ट करो या ऐसे करो, क्योंकि ओवरऑल जो इसका वोल्टेज है वो तो सेम रहेगा। चलो अब इसको स्किप करो, इसको देखते हैं। ठीक, कोई आंसर पे जंप नहीं करेगा कि इधर उधर से आंसर देख के कि इसका तो ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। लॉजिक लगाएंगे अगले सेशन में, ठीक है। इस पे मैं स्किप डाल देता हूँ, अब इसको छोड़ देना।
हालांकि इसका ऑप्शन डी ही होना चाहिए, वो देखेंगे अगले सेशन में कि इसको उल्टा सीधा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चलो काफी है इस सेशन के लिए, काफी कर चुके हैं हम लोग, 77 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और बाकी ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में 120 के आसपास तक कर लेंगे, फिर मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा 2 सेशंस में इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 4 पे जंप करेंगे। चैप्टर 4 भी हमारा काफी लेंथी चैप्टर है, तो उसके भी काफी लेंथी लेंथी ऐसे सेशंस होंगे, क्योंकि उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 तो भी लेंथी मिलेगा, रे ऑप्टिक्स। बाकी सारे छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, एक एक दो दो तीन तीन सेशन में वो खत्म हो जाएंगे, उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।